किसके लिए? विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। Welcome to another lecture of legal development, and today our topic is subclassification of scheduled caste and scheduled tribes is permissible, recent Supreme Court judgment. So before we start the recent observation of the Supreme Court in the state of Punjab and others versus Devinder Singh and others, let me explain you very briefly about what is the theory of classification in under Indian Constitution. देखिए, सब क्लासिफिकेशन से यहाँ क्या मतलब है, कैसे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम सब क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसके पीछे एक थ्योरी है, इसके पीछे एक डॉक्ट्रीन है, और इस डॉक्ट्रीन का नाम है डॉक्ट्रीन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। While we study doctrine of reasonable classification, we should be very clear about what is contained under Article 14 of the Indian Constitution. देखिए, अनुच्छेद 14 जो है भारत संविधान का, वो हमारी राइट टू इक्वालिटी का एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड है। आर्टिकल 12 टू 35 ये पार्ट 3 है और ये फंडामेंटल राइट्स का पूरा पोर्शन है। आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइंड है, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू और आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी कि सब बराबर हैं, मसावात हैं उर्दू में जिसको कहते हैं, बराबरी है, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये सारे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब काहे से रिलेटेड हैं? ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। ये सब आपके मौलिक अधिकार हैं, राइट टू इक्वालिटी वाले, बराबरी वाले। आर्टिकल 14 जो है वो एक जनरल और पेरेंट आर्टिकल है इन सबका, ठीक है। आर्टिकल 15 में भी इक्वालिटी की बात की गई है बाय प्रोहिबिटिंग सर्टेन फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इज मोर स्पेसिफिक, वहां पर भी इक्वालिटी की बात की गई है बाय प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में भी इक्वालिटी की बात की गई है बाय प्रोहिबिटिंग अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में भी इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है बाय एबॉलिशिंग टाइटल्स, ठीक है। सो आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 is simple. The state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws. Now there are two expressions, two phrases which are used here: equality before law and the equal protection of laws. Okay, equality before law and the equal protection of laws. Article 14, equality before law. Equality before law और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये दो फ्रेजेस हैं। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज सिंपल। हमने, अगर आपने एवी डाइसी की वो थ्योरी पढ़ी है, रूल ऑफ लॉ, सब बराबर हैं, यानी कि किसी इंसान का, किसी पोस्ट का, किसी ओहदे का, किसी मनसब का कोई रूल नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। किसका रूल है? लॉ का रूल है, संविधान का रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो ही इज अबव द लॉ। नो, नो वन इज अबव द लॉ। प्राइम मिनिस्टर है तो अबव द लॉ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो अबव द लॉ है, अटॉर्नी जनरल है तो अबव द लॉ है। नो, दैट इज नॉट देयर, दैट इज नॉट देयर। Okay, so equality before law is simple expression. There is a rule of law, and this theory was propounded by E.V. Dicey, British jurist. Rule of law, simple. Everyone is equal before law. You must have seen that statue, legal law का जो statue होता है, white lady covered with a black strip on her eyes, है ना? क्या होता है वो? और हाथ में एक तराजू है, weight है। बिना देखे, बिना डिस्क्रिमिनेशन किए इंसाफ किया जाए, मतलब किसी का पोस्ट, किसी का पैसा, किसी की पोजीशन देखकर कोई इंसाफ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है लॉ इज ब्लाइंड। का मतलब यहां पर यह है कि लॉ डज नॉट सी व्हाट द पर्सन इज, हु इज द पर्सन, हु द पर्सन इज। सिर्फ लॉ क्या देखता है कि किसी के साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो ही मस्ट बी गिवन जस्टिस एंड द कल्प्रिट शुड बी ब्रॉट टू बुक्स। सो दैट इज हाउ जस्टिस इज डिलीवर्ड। Then comes equal protection of laws. Equal protection of laws का मतलब सिंपल होता है। Equal protection of laws का मतलब है कि हमें जिसको जैसी जरूरत है उसको वो मिले, इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मींस कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आई मीन
तीन चीजें हैं और तीन लोगों में बंटनी है तो वो इंसाफ से बंट जाएंगी, ठीक है। बट हो सकता है कि उसमें से दो व्यक्ति ऐसे हों जहां पर उनको ज्यादा जरूरत हो एक से ज्यादा और एक को बिल्कुल जरूरत ना हो। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि किसको क्या जरूरत है, किसकी नीड पूरी हो रही है। ओके, किसकी नीड पूरी हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए व्हाट शुड बी डन, उसके लिए द थिंग इज कि हम सोसाइटी को क्लासिफाई कर देंगे, रीजनेबल क्लासिफाई कर देंगे और फिर हम ये देखेंगे कि एक क्लास में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, एक क्लास की क्या नीड है। ओके, देखिए क्लास लेजिस्लेशन नहीं होता है, यहां पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो रहा है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, और वो ग्राउंड्स बहुत रीजनेबल होने चाहिए और उनका एक मकसद होना चाहिए। दे मस्ट हैव अ डायरेक्ट नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। ओके, कोई भी लॉ आप बगैर ऑब्जेक्ट के नहीं बना सकते कि हमारा दिल चाह रहा है, आप लेजिस्लेटर हैं, आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, पावर में हैं, तो आपका एक दिल चाहा कि मैं ऐसा लॉ बना दूं और आपने बना दिया, दैट इज नाउ हाउ इट इज टू बी डन। नहीं, ऐसे नहीं होता है कि आपका दिल चाह रहा है, आपने बिना किसी मकसद के कोई लॉ बना दिया। लॉ हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ बनता है, लॉ हमेशा पर्पस के साथ बनता है। हर चीज का एक पर्पस होता है, हर चीज का एक मकसद होता है। जब आप उस मकसद को हल नहीं कर पाते तो आप फेल हो जाएंगे अपनी लेजिस्लेटिव पॉलिसी में, राइट। तो लेजिस्लेशन हैज टू बी विद द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए अगर आपको सोसाइटी को रीजनेबल क्लासिफाई करना पड़े किसी बेसिस के ऊपर, फॉर एग्जांपल LGBTQ इज अ क्लासिफाइड सेपरेट कम्युनिटी इन इंडिया। ओके, ये सेपरेट कम्युनिटी है, बाकी ये जो हेट्रोसेक्सुअल्स हैं, जो स्ट्रेट पीपल हैं, इनका इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है, इनके लॉज अलग हैं, इनके लॉज अलग हैं। सो ऐसे ही शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके जो सोशल नीड्स हैं, उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द जनरल कैटेगरी। ओके, सो स्पेशल लॉज होते हैं, आर्टिकल 15 और 16 में भी लिखा है स्पेशल लॉज आर परमिटेड। पार्लियामेंट स्पेशल लॉज बना सकती है किसके लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओके, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। ओके, अब जनरल कैटेगरी में आप हैं, आप एजुकेशनली एडवांस्ड हैं, आप सोशली एडवांस्ड हैं, और फिर आप कहें कि यू नीड रिजर्वेशन, यू नीड द बेनिफिट ऑफ सर्टेन पॉलिसीज विच वर legislated by the parliament only and exclusively for SCs and STs. You cannot say this because you cannot claim your discrimination on these grounds because those policies are exclusively meant for the people who are deprived. ओके, सो SCs एंड STs आर डिप्राइव्ड कम्युनिटी। अगर उनके लिए कोई पॉलिसी बन रही है, उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज आ रही हैं, सो दैट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। यू कैन नॉट प्लीड योर द वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। यहां कोई इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है कि SC कम्युनिटी के अंदर ही किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जनरल कैटेगरी में किसी एक व्यक्ति को कुछ मिला और दूसरे को कुछ नहीं मिला, सो गलत तरीके से अगर उसको डिप्राइव किया गया है तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। सो अब ये देखिए कि थ्योरी ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। अगर थ्योरी ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन में हमने सोसाइटी में से शेड्यूल कास्ट अलग कर दी, शेड्यूल ट्राइब्स अलग कर दी, 27% रिजर्वेशन ओपीजीज को दे दिया, 23% 50% में से हमने जो है वो एससीज और एसटीज को दे दिया, ठीक है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा है, 1 अगस्त 2024 को ये एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को कि आर्टिकल 16 में भी इसको पहले ही एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज द टोटल स्लैब ऑफ रिजर्वेशन। कितने रिजर्वेशन होना चाहिए, 50% रिजर्वेशन स्लैब होनी चाहिए। अब ये जो 50% रिजर्वेशन स्लैब है, ओके, ये जो 50% रिजर्वेशन स्लैब है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, ओके। और वो जो मंडल कमीशन था, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो था, जिसको पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन, मंडल कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि 50% रिजर्वेशन से ज्यादा नहीं देना चाहिए, जिसमें से 27% ओबीसीज के लिए होना चाहिए
ओबीसीज कैसे डिटरमिन होंगे? जो कम्युनिटीज, जो क्लासेस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, नॉट फाइनेंशियली, ओके। और 23% रिजर्वेशन आपके एससीज एंड एसटीज को मिलना चाहिए टोटल टुगेदर। अब सुप्रीम कोर्ट, ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एससीज में बहुत सारे हैं, वाल्मीकिज हैं और बहुत सारे हैं विच आई डोंट नो। एसटीज में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, फॉर एग्जांपल ए ट्राइब, बी ट्राइब, सी ट्राइब, डी ट्राइब, व्हाटएवर, ठीक है, ये सब ट्राइब हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप इसमें क्लासिफाई करिए ए बी सी डी ई। अब ये देखिए, ये ज्यादा बैकवर्ड है कि ये ज्यादा बैकवर्ड है? ये कम बैकवर्ड है तो इसको कम दीजिए, ये ज्यादा बैकवर्ड है तो इसको सबसे ज्यादा दीजिए, ये इससे कम है तो इसको इसके बीच में दीजिए। क्वेश्चन इज दिस, जो जो डिजर्व करता है उसको वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, राइट? सो द होल सिचुएशन इज दिस कि हम सब क्लासिफाई भी कर सकते हैं। एससीज और एसटीज में फर्दर सब क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया on August 1, 2024 delivered a long awaiting judgment, the state of Punjab and others versus Devinder Singh and others, on the issue of whether subclassification of scheduled castes, scheduled tribes is constitutionally permissible or not. The Punjab government in 1975 issued a notification dividing its existing 25% reservation for SC into two categories. Half of the reserved seats for the SC category were offered to the Valmikis and Mazhabi Sikhs, whereas the other half were offered to the remaining SC category. Okay. Now, this notification remained in effect until the 5-judge bench decision in the E.V. Chennaiya case that set aside a similar law in Andhra Pradesh and ruled that sub-classification within the Supreme Court category was not permissible. This resulted in struck down of Punjab notification by the Punjab and Haryana High Court on July 25, 2006. The decision in the E.V. Chennaiya case held that the Supreme Court scheduled caste category as a whole was one homogeneous group. It also stated that the state government has no power to categorize any group of people as scheduled caste, as this power belongs to the president according to Article 341 of the Constitution. This was the beginning of the long battle where various existing decisions of the court were addressed to come to an appropriate decision. On August 1, 2024, the 7-judge bench of the Supreme Court delivered the verdict after the same was reserved in February 2024. Let us explore the key points of the judgment regarding the subclassification of scheduled castes and scheduled tribes. That's very important. See, earlier the Supreme or the High Court decision was simple. What was that? कि जो SCs हैं, okay, SCs हैं, ये एक वन होमोजेनस ग्रुप है, वन होमोजेनस ग्रुप है, इसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता. This is one homogeneous group, but this whole situation has been ruled out. Homogeneous group है, but यहां पर A, for example, A कम्युनिटी है, SCs में एक B है, एक C है, एक D है, एक E है, एक F है. अब इसमें सबके हालात अलग हैं. ये कुछ ज्यादा बैकवर्ड है, ये कुछ कम बैकवर्ड है सब बैकवर्ड. They all need reservation and policies, but for that matter, if compared, they have different like educational and social standards. So अब इसमें सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर दिए गए. This is the whole issue. Okay. Now, recent Supreme Court judgment is on August 1, 2024, the 7-judge bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, including others, Justice Vikram Nath, Justice Pankaj Mittal, Justice Manoj Mishra, Justice B.R. Gavai, Justice Bela M. Trivedi, and Justice Satish Chandra Sharma, delivered an important decision on the major issue whether subclassification of the scheduled caste, scheduled tribes for reservation is constitutionally permissible. This verdict includes 6 separate opinions running into 565 pages. The Supreme Court bench held that subclassification of scheduled caste, scheduled tribes is permissible with a 6:1 majority. See, that's important. 6:1 majority, right? Held that the subclassification of scheduled caste is permissible. And what is the ratio? 6:1 majority. Okay. The bench overruled its earlier decision in the E.V. Chennaiya versus the state of Andhra Pradesh. That's also very important. E.V. Chennaiya versus the state of आंध्र प्रदेश. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता.
आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन और फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिशियल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स और योजना और व्हाटएवर, आप नहीं कर सकते, बट यहां पर अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। और क्या कहा, हेल्ड दैट सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which confers the right on the president to prepare the list of SCs and STs। अच्छा, SC ST कौन है, ये डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को है, जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये लेजिस्लेटिव पॉलिसी है। हुकूमत जुडिशरी की तो नहीं चलती है ना, गवर्नमेंट जुडिशरी की तो नहीं चलती है ना, जुडिशरी तो रूल नहीं करती है ना कंट्री को। कौन रूल करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, पार्लियामेंट इज द सॉवरेन इंस्टीट्यूशन। तो पार्लियामेंट या गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव, वो डिसाइड करेगी कि उसे कैसे देश चलाना है, किसको कितना हक देना है, ठीक है। Justice Trivedi dissented from the majority opinion and held that such subclassifications are not permissible. Don't know what Justice Belaim Trivedi must have thought. Now the issues were simple, and after the issues I'm directly coming to the judgment part. Whether subclassification of reserved class is permissible under Article 14, 15 and 16, whether the SCs constitute a homogeneous or a heterogeneous grouping, whether Article 341 creates a homogeneous class through the operation of the deeming fiction, and whether there are any limits on the scope of subclassification. What is the judgment? The majority view in the case was given by CJI, Justice Mishra, Justice Gawai, Justice Nath, Justice Mittal and Justice Sharma. The SC ruled that subclassification of the scheduled caste and SCs and STs for reservation is constitutionally permissible. CJI in his judgment said that historical and empirical evidence demonstrates that the scheduled caste are a socially heterogeneous class. Thus, the state in exercise of the power under Articles 15.4 and 16.4 can further classify the SCs if there is a rational principle for differentiation. See how, what are the parameters laid down by the Supreme Court? There are, you cannot conclude anything irrationally. There are certain parameters of doing that. And what are those parameters? There is a rational principle for differentiation, and B, if the rational principle has a nexus with the purpose of subclassification. Okay, there is a rational principle for differentiation. आप बहुत genuine grounds के ऊपर classify कर रहे हैं। ओके, ऐसे नहीं कि इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, एमिंग ऐसे नहीं होता है, ठीक है। रैशनल प्रिंसिपल, एंड इफ द रैशनल प्रिंसिपल हैज अ नेक्सस विद द पर्पस ऑफ सब क्लासिफिकेशन, और वो जो रैशनल प्रिंसिपल है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट से जिस ऑब्जेक्ट की वजह से आप उसको सब क्लासिफाई कर रहे हैं। He added, subclassification does not violate the principle of equality enshrined in Article 14 of the Constitution. Also, subclassification does not violate Article 341(2) of the Constitution. There is nothing in Article 15 and 16 which prevents the state from subclassifying a caste. The CJI added that the holding in Chennaiya that subclassification of the scheduled caste is impermissible is overruled. वो overrule हो गया है. So what you have to remember, State of Punjab and others versus Devinder Singh and others has overruled the E.V. Chennaiya case and held that subclassification of SCs and STs is permissible. So that's all. Thank you.